हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग MT3 का यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पर। द ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्पीशीज कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम इन BOH होल 4 माइनस। तो BOH होल 4 माइनस की अगर हम लोग बात करें तो BOH होल 4 माइनस जो होता है उसमें हमारे पास में 4 OH होते हैं और सेंट्रल एटम पर हमारे पास में होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है और sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर हमें 4 ऑक्साइड दिए हुए थे, B2O3, Al2O3, Ga2O3 एंड In2O3। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो Al2O3 और Ga2O3 होता है आपका एम्फोटेरिक नेचर का। बात करें B2O3 की तो ये होता है एसिडिक नेचर का और In2O3 होता है आपका बेसिक नेचर का। तो नंबर ऑफ ऑक्साइड पूछा था तो ऑप्शन ए जो होगा आपका वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। ग्रुप 13 का आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो जनरली साइज अगर बढ़ती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। लेकिन अगर ग्रुप 13 की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बोरोन की, इसके बाद होनी चाहिए थी एल्यूमिनियम की, लेकिन होती है किसकी? गैलियम की। क्यों? क्योंकि गैलियम अगर बात करें तो गैलियम के आयनाइजेशन एंथैल्पी में यहाँ पर गैलियम से जो पहले होता है पीरियोडिक टेबल में वो 3D ऑर्बिटल आ जाता है और 3D ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है? कम होती है। शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज छोटी, और साइज छोटी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन अब यहाँ पर एक और एक्सेप्शनल केस आता है किसका? थेलियम का। तो थेलियम की अगर बात करें तो थेलियम में भी यहाँ पर हमें पता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले तो हमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा कि ऑप्शन में किस तरीके से दिया हुआ है। तो ऑप्शन में अगर बात करें हम लोग तो सबसे पहले देखो बोरोन की सबसे ज़्यादा हो गई और बोरोन के बाद में ओवरऑल ऑर्डर आपका इस तरह से आता है, थेलियम, थेलियम के बाद में गैलियम, गैलियम के बाद में एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। तो ये होता है थेलियम का लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखें बोरोन के जस्ट बाद एल्यूमिनियम दिया हुआ है, गलत हो गया। बोरोन के बाद से ज़्यादा एल्यूमिनियम दिया हुआ है, ये भी गलत है। बोरोन से ज़्यादा एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो बोरोन से ज़्यादा यहाँ पर एल्यूमिनियम दिया हुआ है, ये फिर से गलत हो गया। बोरोन से कम एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है और एल्यूमिनियम के अगर गैलियम में कंपेयर कर रहे हो तो दोनों में से गैलियम की ज़्यादा दी हुई है, गैलियम से कम इंडियम और इंडियम से ज़्यादा थेलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेड्यूसिंग एजेंट, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है कि SN4+ होता है, SN2+ होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि SN4+ जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो SN2+ SN4+ में कन्वर्ट होगा। तो ये SN2+ वाला जो कंपाउंड होता है ये काम करता है रेड्यूसिंग एजेंट की तरह। यही अगर PB की बात करें तो PB में इनर्ट पेयर इफेक्ट और ज़्यादा होता है, तो PB2+ जो होता है, सॉरी 4+ जो होता है वो 2+ में कन्वर्ट होता है और 4+ 2+ में कन्वर्ट होता है। तो 4+ वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा SnCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन फॉर स्मॉल रेडियस ऑफ गैलियम कंपेयर टू एल्यूमिनियम। गैलियम की छोटी रेडियस का रीजन क्या है? तो गैलियम में हमें पता है कि गैलियम से जस्ट पहले अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ग्रुप 13 से जो पहले होता है यहाँ पर D ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं और जिंक आ जाता है इससे पहले। तो जिंक का जो 3D ऑर्बिटल होता है उसमें 3D10 होता है और 3D10 होगा तो यहाँ पर D ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो एक तो हो जाएगा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ D ऑर्बिटल। नेक्स्ट दिया हुआ है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ऑब्वियस सी बात है कि अगर D ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट कम होगी तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा। और दूसरी चीज न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट बात करें प्रेजेंस ऑफ हायर ऑर्बिटल्स। हायर ऑर्बिटल का इससे कोई लेना देना नहीं बेटा। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर से भी कोई फर्क नहीं पड़ना है यहाँ पर। तो जो ऑप्शन है उसके थ्रू अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट एंड सेकंड।
तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। द लीनियर शेप ऑफ CO2 इज D2। CO2 की अगर बात करें तो CO2 में आपका होता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ में यहाँ पर p पाई बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है, तो p पाई बॉन्डिंग के कारण भी ये लीनियर शेप होगा, क्योंकि उसने लीनियर शेप के रीजन दिए हुए हैं। अब अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो देखो सेकंड ऑप्शन आपको सेकंड दिया हुआ है sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, और उसके बाद में आपको थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है p पाई बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम मैचिंग का सवाल है आपका, मैच द कॉलम करना है। तो BOH होल 4 माइनस में होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, AlH2 होल 6 3 प्लस में होता है sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन, SiO4 4 माइनस की बात करें तो यहाँ पर भी होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, GCl6 2 माइनस की बात करें तो अगेन sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन। तो बात करें तो 1 में आपका हो जाएगा B, ठीक है, सेकंड में भी आपका हो जाएगा C, फर्स्ट में B, सेकंड में C, थर्ड में अगेन B और फोर्थ में अगेन C, BC। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। पहले यहाँ पर मार्क कर लेना कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, तो हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट निकालने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है गैलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोरोन डज नॉट एग्जिस्ट एज B3+ आयन, ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बोरोन जो होता है वो B3+ आयन नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि बोरोन को जब हम लोग B3+ में कन्वर्ट करने जाएंगे तो यहाँ पर जो सम ऑफ 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी तो हम लोग बोरोन को बोरोन 3+ में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बोरोन जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादा बनाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। एल्यूमिनियम फॉर्म्स Al(F6) 3- आयन बट बोरोन डज नॉट फॉर्म Bf6 3- आयन, ये भी हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1, 2, 3 तो सही है। Pbx2 इज लेस स्टेबल देन Pbx4, ये हमारा गलत हो जाता है। अभी बताया था कि Pb2+ और Pb4+ में से ज़्यादा स्टेबल होता है Pb2+ जस्ट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। करेक्ट पूछा है तो 1, 2, 3 आपका करेक्ट है, यानी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड, 53 में हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स केयरफुली रीड करने हैं और आपको बताना है यहाँ पर इनकरेक्ट कौन से है। तो Pb4+ एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है। Sn4+ एक्ट एज रेड्यूसिंग एजेंट, अभी बताया था Pb4+ Pb2+ में कन्वर्ट होगा तो ये तो आपका काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, लेकिन Sn4+ जो होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता, वो Sn2+ करता है, यानी पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की बात हो रही है क्लोरीन एंड फ्लोरीन की, तो क्लोरीन इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो बिल्कुल सही है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। पूछा इनकरेक्ट, ध्यान रखना। TlCl एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Tl की अगर बात करें तो Tl यहाँ पर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब प्लस में है तो Tl3+ से Tl+ में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन Tl3+ में कन्वर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर बोला उसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो TlCl जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। कार्बन शोज डेटोनेशन प्रॉपर्टी बट लेड डज नॉट, ये भी आपका बिल्कुल सही बात है कि कार्बन जो होता है वो डेटोनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है लेकिन लेड नहीं दिखाता है, क्योंकि कार्बन की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो है वो है आपका फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। CCl4 एंड SiCl4 इज इमिसिबल इन वाटर, तो हमें तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है। CCl4 जो होता है वो इमिसिबल इन वाटर होता है, बट SiCl4 जो होता है वो हाइड्रोलाइसिस होता है उसका, जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो, और ये बनाता है आपका सिलिसिक एसिड SiOH का होल 4। तो इसका तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
एक बार बाकी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बाकी के ऑप्शन। कार्बन है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपेयर टू सिलिकॉन, बिल्कुल सही बात है। CO2 इज गैस, SiO2 इज सॉलिड, बिल्कुल करेक्ट है। सिलिकॉन फॉर्म्स SiF6 2-, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, बट कार्बन के पास में कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो उसका ये कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारे इनऑर्गेनिक का डिस्कशन। थैंक यू। तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग का टेस्ट स्टेज के हमारा 3 का डिस्कशन करने जा रहे हो। आज का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा मिला होगा, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 जो ऑर्गेनिक का है, ठीक है, उसको देखने जा रहे हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा के पूछ रहा है के इंक्रीजिंग द बेंजोइक एसिड ऑफ द सब्सटेंट एक्स बॉन्डेड एट द पैरा पोजिशन देन एक्स इज। कह रहा बेंजोइक एसिड के पैरा पोजिशन पे कौन सा सब्सटेंट लगाएंगे तो के की एसिडिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये बेंजोइक एसिड है ना। अब बोल रहा बेंजोइक एसिड के पैरा पोजिशन पे, बेंजोइक एसिड क्या हमारा पैरा पोजिशन पे कौन सा एक्स सब्सटेंट लाएंगे तो इसकी के की वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो आपको पता है कि माइनस आई इफेक्ट जो होगा, माइनस आई या क्या हमारा माइनस आर इफेक्ट जो होगा, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा के, यानी माइनस आर की वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा उतनी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप जरा देखो क्या क्या दिया हुआ है इसमें। एक तो आपको दिया हुआ मिथॉक्सी, अगर लगाएंगे तो ये प्लस आर ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हमारा मिथाइल है, ये भी क्या हमारा प्लस आर ग्रुप है। ठीक है, और उसके बाद क्या हमारा NH2 है, NH2 भी क्या हमारा प्लस आर ग्रुप है। ये सभी क्या करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी को घटाएगा, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट जो होता है ये इनवर्सली क्या हो जाएगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ या क्या बोले के, यानी प्लस आर की वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू उतना कम हुआ, के की वैल्यू क्या होगा उतनी कम हो जाएगा। वहीं पे जो माइनस आर इफेक्ट होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ और क्या हमारा के। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि एक्स के जगह कौन सा ये 4 सब्सटेंट रखेंगे, मिथॉक्सी, मिथाइल, साइनाइड, NH2 में, तो क्या हमारा बेंजोइक एसिड की के वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। के का मतलब क्या हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप देखो इसमें साइनाइड जो है, साइनाइड कैसा ग्रुप है तो ये क्या हमारा माइनस आर और क्या हमारा माइनस आई ग्रुप है, इसीलिए ये क्या करेगा एसिडिक प्रॉपर्टी को बढ़ा देगा, यानी एक्स जगह क्या रखते हैं हम साइनाइड, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा बच्चों, तो 57 नंबर है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्या हमारा के का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो के की ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें क्या हमारा 3 एसिड दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, एक तो दिया हुआ प्रोपेनोइक एसिड, दूसरा दिया हुआ क्या हमारा ये 2-फॉर्माइल इथेनोइक एसिड है ना, ये दिया हुआ है, और तीसरा दिया हुआ है क्या हमारा फिनाइल एसिटिक एसिड। तो अब जरा ये देखो इसमें एसिडिक क्या हमारा के का ऑर्डर, तो के तो अभी जस्ट बताए थे, के जो डायरेक्टली क्या होता है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है। ठीक है, अब जरा ये देखो यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल कौन इफेक्ट लगा रहा है प्लस आई इफेक्ट, और ये एल्डिहाइड यहाँ पे कौन इफेक्ट लगा रहा है माइनस आई इफेक्ट, फिनाइल भी यहाँ पे कौन इफेक्ट लगा रहा है माइनस आई इफेक्ट। अगर हम माइनस आई इफेक्ट की ऑर्डर देखें तो माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर में सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसमें ये पहले फॉर्माइल ग्रुप आएगा, ये आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा हमारा फिनाइल आएगा, और जो इथाइल है ये तो प्लस आई इफेक्ट है। तो आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है इनवर्सली क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड जो है इसकी माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू क्या हमारा ज्यादा है, फिनाइल का क्या हमारा कम है। तो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या जाएगा सेकेंड आएगा, सेकेंड के बाद क्या आ गया थर्ड आया, और थर्ड के बाद क्या आ गया फर्स्ट, और यही क्या हमारा के का ऑर्डर हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ और के का ऑर्डर दोनों क्या हो गया सेम, क्योंकि डायरेक्टली क्या हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना। तो इसीलिए ऐसा ऑप्शन कौन सा हमको मिल रहा है, सबसे पहले क्या हमारा सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद क्या हमारा फर्स्ट, तो ये ऑप्शन क्या हमारा सी आ रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरोमेटिक, इसमें कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है।
देखो ए तो क्या पूरा कंजुगेट सिस्टम में नहीं है, बी भी कंजुगेट, सी भी कंजुगेट सिस्टम में नहीं है, क्या हमारा बी जो है कंजुगेट सिस्टम में है और डी भी क्या हमारा कंजुगेट सिस्टम में है। तो आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या हमारा 4 कंडीशन होता है एरोमेटिक के लिए अकॉर्डिंग टू क्या हमारा हाइकल्स रूल। क्या हमारा हाइकल्स रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंपाउंड 4 कंडीशन को फुल कर रहा है तो वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। नंबर 1 पहले क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। नंबर 2 क्या हमारा आपका कंजुगेट सिस्टम में होना चाहिए, किस सिस्टम में, कंजुगेट सिस्टम है। थर्ड क्या हमारा प्लेनर होना चाहिए, तो प्लेनर के लिए हाइड्रोजन या तो sp2 होना चाहिए या क्या हमारा sp होगा तो प्लेनर होगा। फोर्थ बोल रहा है कि हाइकल्स रूल के अकॉर्डिंग जो क्या हमारा रिंग का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो क्या हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होना चाहिए, जिसमें n की वैल्यू एक होल नंबर 0 1 2 3 सो ऑन अगर ऐसा नंबर है तो ये कंपाउंड क्या होगा हमारा एरोमेटिक होगा। 0 1 2 3 अगर कोई भी क्या हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, क्या हमारा होल नंबर है क्या, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा एरोमेटिक हुआ। जैसे 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, इसमें 0 भी ले लेंगे, 0 1 2 3 सो ऑन अगर ऐसा है तो ये कंपाउंड क्या होगा एरोमेटिक। तो हम डी ऑप्शन जो है क्या हमारा ये 4 कार्बन के रिंग में, जरा आप ये देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पूरा एक कंजूगेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या हमारा रूल को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी है कंजुगेट भी है और सभी के हाइड्रोजन क्या हमारा sp2 है तो क्या हो गया प्लेनर भी है। रिंग के सारे एटम क्या हमारा sp2 है तो प्लेनर। अब हाइकल्स रूल लगाए तो हाइकल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो कितने डबल बॉन्ड है, एक, तो इसमें क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। अब ये क्या हमारा 4n इक्वल टू क्या हमारा आपका 2 - 2 इक्वल टू क्या हमारा 0, n की वैल्यू क्या आ गया 0, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, इसमें कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखो ए नंबर में क्या हमारा रिजोनेंस तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हमारा ये क्रॉस कंजुगेशन में है, इसमें फिनाइलिक पॉजिटिव चार्ज है, फिनाइल तो ऐसे हाईली अनस्टेबल है। ये कार्बोकैटायन में जो सी ऑप्शन है इसमें रिजोनेंस भी हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है और प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है। लेकिन क्या ये देखो जो डी ऑप्शन है ये क्या हमारा ये जो कार्बोकैटायन है ये रिजोनेंस के थ्रू इस नाइट्रोजन पे क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब जब इसका रिजोनेट लिखेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो रिजोनेंस के थ्रू क्या करेगा ये कार्बोकैटायन की ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा सबसे ज्यादा। और यहाँ पे इसकी प्लस आर इफेक्ट भी क्या हो गया, यहाँ पे रिजोनेंस के थ्रू प्लस आर इफेक्ट लग रहा है और रिजोनेंस के थ्रू क्या किया कार्बोकैटायन जो है ऑक्टेट को क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। इसीलिए डी ऑप्शन जो है क्या हमारा सबसे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा ना। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following compound not give the Friedel-Crafts reaction, तो आपको पता है कि Friedel-Crafts रिएक्शन कौन सा कंपाउंड नहीं देगा। अगर बेंजीन में स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप लगा होगा, अगर बेंजीन के ऊपर जी क्या हमारा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर होगा, डीएक्टिवेटर होगा तो ये Friedel-Crafts अल्केनाइजेशन, Friedel-Crafts अल्केनाइजेशन रिएक्शन एंड Friedel-Crafts क्या हमारा एसिलाइजेशन रिएक्शन नहीं देगा। और साथ साथ अगर इस पे NH2 ग्रुप भी लगा होगा प्लस आर में तो भी ये क्या हमारा नहीं देगा, ठीक है। तो अब ये देखो ये क्या हमारा क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन क्या हमारा प्लस आर ग्रुप है, यानी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर का मतलब यहाँ पे माइनस आर और माइनस एम ग्रुप अगर डायरेक्टली लगा हुआ बेंजीन के साथ तो ये Friedel-Crafts अल्केनाइजेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो अब देखो क्लोरोबेंजीन क्या हमारा प्लस आर है, वीक डीएक्टिवेटर है लेकिन प्लस आर ग्रुप है इसीलिए Friedel-Crafts रिएक्शन दे देगा। टॉलिन जो है ये भी क्या हमारा Friedel-Crafts अल्केनाइजेशन दे देगा। और ये क्या हमारा जाइलिन कोई भी जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन ये भी दे देगा। लेकिन जो बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड में क्या हमारा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या हमारा COH स्ट्रॉन्ग माइनस आर ग्रुप है, डीएक्टिवेटर ग्रुप है, इसलिए बेंजल डिहाइड क्या हमारा Friedel-Crafts अल्केनाइजेशन रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने बच्चों। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एक्वस मीडियम,
एमीन, 3 तरह के एमीन दिया हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो जब भी एक्वस मीडियम में बात होगा तो एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले आता है 2 डिग्री एमीन, फिर क्या आता है हमारा 1 डिग्री एमीन, फिर क्या हमारा 3 डिग्री एमीन, क्या हमारा 3 डिग्री एमीन, और उसके बाद क्या आ जाएगा NH3 अमोनिया आता है। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर है, ठीक है। और इथाइल के केस में ये रूल चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा मिथाइल दिया हुआ है। देखो सबसे पहले क्या आ गया हमारा डाइमिथाइल एमीन, डाइमिथाइल एमीन के बाद क्या आ गया हमारा मिथाइल एमीन, और मिथाइल एमीन के बाद क्या आ गया हमारा ट्राइमिथाइल एमीन, और उसके बाद क्या आ गया NH3 अमोनिया, ठीक है। तो ये क्या हमारा सेकंड डाइमिथाइल, ये क्या हमारा ये डाइमिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन, ट्राइमिथाइल एमीन और अमोनिया, यानी कि हमारा बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। 62 विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायन। कैटायन की क्या करना है, आपको स्टेबिलिटी बताना है। तो यहाँ जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी दिया हुआ है, इधर देखना, ये क्या हमारा CH3 CH पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन दिया हुआ है। ये क्या हमारा CH3 CH, इस पे क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हमारा मिथॉक्सी, ये दिया हुआ है। और तीसरा दिया हुआ है क्या हमारा CH3 CH, ये क्या हमारा CH2O CH3। अब जरा ये देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हो गया 9। इसमें अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कंजुगेशन भी होगा और रेजोनेंस भी होगा। सबसे डोमिनेंट इफेक्ट क्या होता है हमारा, रेजोनेंस होता है। ये क्या हमारा डबल बॉन्ड, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये देखो रेजोनेंस के थ्रू ये कार्बोकैटायन क्या हमारा स्टेबिलिटी को गेन कर लिया, यानी ये क्या हमारा 1 है, ये 2 है, और ये क्या हमारा 3 है। अब इसमें क्या हमारा अल्फा हाइड्रोजन चेक किए तो कितना 3 और 2 क्या आ गया हमारा 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना हमारा 9 है, और साथ में ये कौन इफेक्ट लगा रहा है, -I इफेक्ट लगा रहा है। इसीलिए सेकेंड वाला जो है, ये थर्ड वाला, सेकेंड में क्या हमारा ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये रेजोनेंस के थ्रू क्या कर रहा है कार्बोकैटायन के ऑक्टेट को कंप्लीट कर दे रहा है। इसीलिए सबसे मोर स्टेबल क्या हो गया हमारा सेकेंड आया। इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है 1 में, तो क्या आ गया फर्स्ट आ गया, फिर क्या आ गया हमारा थर्ड आया। देखो इस ऑप्शन का कौन सा रहा है, सेकेंड, फर्स्ट, क्या हमारा थर्ड, यानी क्या हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। अगले क्या हमारा क्वेश्चन में चल रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग कार्बोकैटायन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, किस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब जरा देखो ये बेंजाइल में क्या हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये +R ग्रुप लगा हुआ है। इसमें भी क्या इथाइल है, ये भी हाइपर कंजुगेशन के थ्रू क्या शो करेगा, ये +R इफेक्ट शो करेगा, +H इफेक्ट के थ्रू क्या शो करेगा +R। अब ये देखो यहाँ पे सिर्फ +I इफेक्ट शो करेगा, और ये है बेंजाइल का कितना डिग्री 2 डिग्री। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बेंजाइल का डाइफिनाइल का हमारा बेंजाइल रेडिकल है, इसमें दोनों तरफ से क्या होगा, दोनों रिंग में रेजोनेंस हो जाएगा, इसलिए डी का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा हो जाएगा। डी की स्टेबिलिटी क्या हो गया सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें दोनों रिंग में क्या हो जाएगा रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, पोलराइजेशन इफेक्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉजेज बाय पोलराइजेशन एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड रेफर टू। कर है कि सिग्मा बॉन्ड में जो पोलराइजेशन होता है एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, दूसरे सिग्मा बॉन्ड में जो पोलराइजेशन होता है तो वो किस इफेक्ट के थ्रू होता है, तो वो आपको पता है कि किस इफेक्ट के थ्रू होगा। सिग्मा बॉन्ड में जो पोलराइजेशन होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट में होता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जिसमें दूसरे सिग्मा बॉन्ड पे जो पोलराइजेशन होता है ये किस इफेक्ट के थ्रू होगा, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू होगा। मेसोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रिजेंट पे होता है। हाइपर कंजुगेशन में क्या हमारा ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होता है और उसमें डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में जो पोलराइजेशन होता है ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है और एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड में होता है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन का तो कंडीशन ही क्या हमारा अलग होता है, इसलिए क्या हो गया हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, यानी 64 का जो ऑप्शन क्या हो गया हमारा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका दिया हुआ है, ये एक्रोलीन का दिया हुआ है। और एक्रोलीन के डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जैसे ये क्या हमारा ए ऑप्शन दिया ए है, और इसी का फिर जब हम रिजोनेंस लिखे तो रिजोनेंस लिखने के बाद इस पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये क्या आ गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, ये क्या स्ट्रक्चर क्या आ गया हमारा 2 आया, ये 1 है, ये क्या हमारा 2।
अब दूसरा है, देखो ऐसा तो पॉसिबिलिटी ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच सकता है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी ओर पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बना। लेकिन ऐसा कभी संभव है कि ये क्या हमारा ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, यानी ये रेजोनेंस रूल के अगेंस्ट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। अगर ऐसा अगर हम शिफ्ट करा दें तो इस ऑक्सीजन के ऊपर फिर क्या हो जाएगा हमारा प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कौन चार्ज हो जाएगा हमारा प्लस चार्ज हो जाएगा। अब स्थिति में देखो जिसमें कोई चार्ज नहीं था ऐसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होता है सबसे ज्यादा। अब चार्ज वाला है तो अब देखो सेकंड वाले में क्या हमारा चार्ज वाला है, इसमें भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्सीजन के पास भी क्या हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर चार्ज वाला है दोनों की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो हम फिर क्या देखेंगे, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे, यानी इन दोनों में सबसे हाईली अनस्टेबल ये वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव। तो ये फर्स्ट के बाद क्या आ गया सेकेंड, और सेकेंड के बाद क्या आ गया हमारा थर्ड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन, यानी सबसे पहले क्या गया ए के बाद क्या हमारा बी, ए बी उसके बाद क्या गया सी, यानी ए ऑप्शन चलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब इसमें देखो क्या क्या हमारा दिया हुआ है, एक तो बेंजाइल रेडिकल दिया हुआ है, ठीक है, बेंजाइल रेडिकल है, और ये क्या हमारा 3 डिग्री एलाइल रेडिकल है, ये क्या हमारा बेंजाइल है, एक दिया क्या हमारा बेंजाइल, उसके बाद अल्काइल में दिया 3 डिग्री अल्काइल हो जाएगा, फिर 2 डिग्री अल्काइल हो जाएगा, फिर 1 डिग्री अल्काइल हो जाएगा, ठीक है। बेंजाइल हो जाएगा 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री और क्या हमारा 1 डिग्री अल्काइल, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा आ रहा है, तो ये क्या हमारा ए ऑप्शन आ रहा है, इसलिए क्या हमारा ए हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल ऑफ NO2 अटैक ऑफ द फॉलोइंग, है ना, कह रहे कि इलेक्ट्रोफाइल ये क्या हमारा CCl3 है। तो CCl3 जो है ये रिवर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ये डीएक्टिवेटर का काम करता है, और ये क्या हमारा NO2 नाइट्रोबेंजीन है, ये क्या हमारा बेंजल डिहाइड है, और ये क्या हमारा फिनॉक्साइड आयन है। तो ये सभी तीनों ग्रुप क्या हमारा, देखो ये क्या हमारा रिवर्स ऑफ माइनस H इफेक्ट के थ्रू ये क्या हमारा हाइपर माइनस H इफेक्ट लगाता है, और माइनस H इफेक्ट के थ्रू ये माइनस R का काम करेगा। ये भी क्या माइनस R, मतलब ये भी डीएक्टिवेटर है, ये भी क्या डीएक्टिवेटर है, ये क्या हमारा प्लस R है। देन डीएक्टिवेटर जो होता है ये क्या हमारा मेटा डायरेक्टिंग होता है, डीएक्टिवेटर मतलब वैसा कोई भी ग्रुप जो रिजोनेंस के थ्रू क्या करेगा बेंजीरिंग में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, मेटा पे। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा कहां पे होगा, मेटा पे, इसमें भी होगा मेटा पे, इसमें भी क्या होगा मेटा पे। इन सभी केस में इलेक्ट्रोफाइल जा कहां पे लगेगा, मेटा पे लगेगा, ठीक है, और इसमें कहां पे लगेगा ऑर्थो और पैरा पे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो विच केसेस NO2 विल बी अटैक एट मेटा पोजीशन, फर्स्ट में भी क्या अटैक करेगा, 2 में भी और थर्ड में भी। तो क्या हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा अगला क्वेश्चन, विच इज द मैक्सिमम स्टेबल, इसमें कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब देखो इसमें क्या क्या दे दिया है, एक तो बेंजाइल कार्बोकैटायन दिया हुआ है, ठीक है, बेंजाइल कार्बोकैटायन। दूसरा क्या हमारा, उसके बाद आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। फिर क्या हो जाएगा हमारा ये इथाइल कार्बोकैटायन, और ये क्या हो गया हमारा फिनाइल कार्बोकैटायन, फिनाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो अब ये क्या हमारा, ये तो विनाइलिक टाइप का, ये क्या हमारा sp पे क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो हाईली क्या हो जाएगा अनस्टेबल। तो अब इसमें देखो सबसे मोर स्टेबल क्या हो गया हमारा बेंजाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following compound carbon mark with a star is expected to the have greatest positive charge, ठीक है, स्टार वाले किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा, इस पे स्टार लगा दिया है, ठीक है। ये देखो ये क्या हमारा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये ए है, ये क्या हमारा बी है,
और सी में इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड, और डी में CH3 CH2 CH3 इथेन है। ठीक है, अब ये देखो इसकी क्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है। तो ये जितना ज्यादा इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये डेल्टा पॉजिटिव, ये इसको खींचेगा क्या आ जाएगा, डबल डेल्टा पॉजिटिव। तो माइनस आई की वजह देखो यहाँ भी ये कौन इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई, और ये यहाँ पे जो Mg है यहाँ पे इसका प्लस आई, तो इधर तो क्या हमारा निगेटिव आएगा। पूछ रहा है किस पे एक्सपेक्टेड ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज, किस कार्बन पे स्टार वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज, इस पे तो क्या आएगा निगेटिव चार्ज, उल्टा करे डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव है ना, इस पे क्या है डेल्टा पॉजिटिव, डबल डेल्टा पॉजिटिव, इस पे क्या हमारा पॉजिटिव, इसमें तो क्या हमारा कोई इफेक्ट लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम क्या हमारा माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू जितना ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होगा उतनी ज्यादा होगा। माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, माइनस आई डायरेक्टली क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। माइनस आई की वैल्यू जितना ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगा उतनी ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आयनिक स्पेसिस स्टेबलाइज्ड बाय द डिस्पर्स द चार्ज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोलेट एनाइन इज द मोस्ट स्टेबल। ये सारे कार्बोलेट एनाइन दिया हुआ है कि किस कार्बोलेट एनाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। देखो सभी में नंबर ऑफ रेजोनेंस सब में सेम होगा, लेकिन ये जो है इसमें सबके दो दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनेगा, लेकिन ये कौन इफेक्ट लगा देगा, प्लस आई इफेक्ट, अनस्टेबल कर देगा। देखो बी में इसके भी रेजोनेंस दो ही बनेगा, लेकिन साथ में कौन इफेक्ट लगा, माइनस आई इफेक्ट, तो ये स्टेबल करेगा। अभी सी में फ्लोरीन लगा हुआ है और इसमें भी नंबर ऑफ रेजोनेंस सेम बनेगा, ये भी कौन इफेक्ट लगा, माइनस आई इफेक्ट। लेकिन डी जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ रेजोनेंस सब में सेम बनेगा, लेकिन डी ऑप्शन में दो दो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू जितना ज्यादा होगा एनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगा उतनी ज्यादा होगा। तो ये क्या हो गया हमारा डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the addition of the HCl alkene produces two step. The first step attack of the H plus ion, carbon carbon double bond proton which can be shown। मतलब ये H plus कर रहा है कि अल्कीन है, अल्कीन में किसका एडिशन कर रहे हैं हम, HCl का एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, जब HCl के एडिशन करेंगे तो एक कार्बन पे क्या लगा H और दूसरे कार्बन पे क्या लगा Cl, ऐसा। तो अब इसके मैकेनिज्म में कह रहा है कि जब H प्लस ऐड होगा, ये टूटा H प्लस और Cl माइनस, तो H प्लस जब डबल H प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल है। अब तुम्हें पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है में पाई बॉन्ड एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ये क्या होता है, एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, H प्लस को। तो आप पूछे इसमें डायरेक्शन कौन सा होगा। ठीक है, देखो ये डायरेक्शन तो क्या हमारा गलत है। ठीक है, ये H प्लस इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ये गलत है। ये देखो यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या हमारा सही है। ये क्या हमारा, इसमें भी क्या हमारा H प्लस क्या हमारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी क्या हमारा गलत है। ठीक है, H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन आई नहीं, तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही है। ठीक है, electrophile are the electron seeking species which of the following group contain only electrophile। ये क्या हमारा चार ऑप्शन दिया है, कौन से ग्रुप में जो ABC में सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की क्या हमारा स्पेसीज होगा। देखो BF3 इलेक्ट्रोफाइल है, NH3 क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल, H2O न्यूक्लियोफाइल, तो ये तो गलत हो गया। AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, AlCl3 क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, NO2 भी क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये तो सही है। उसके बाद NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, SLM आयन भी क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। यानी बी और सी जो सेट है इसमें दोनों में क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व द डिलोकलाइजेशन, कर हाइपर कंजुगेशन में किसका अति संयुग्मी प्रभाव में किसका डिलोकलाइजेशन होता है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें पहले वाले ऑप्शन में कि इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विथ एन आइटम अनसैचुरेटेड सिस्टम। कह रहा है कि अल्काइल ग्रुप का जो हाइड्रोजन किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम, मतलब क्या हमारा देखो हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन होता है, अगर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप लाए उसमें अल्फा पे क्या है हाइड्रोजन, तो हाइपर कंजुगेशन शो कर देगा। अगर कार्बो कैटाइन है
और उसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन शो कर देगा। फ्री रेडिकल है और अल्फा कार्बन पे क्या हमारा हाइड्रोजन है तो ये क्या हमारा हाइपर कंजुगेशन शो कर देगा। सभी जगह कार्बन का ऑप्शन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसमें क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन के इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन बॉन्ड द अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद, इस सिस्टम को हम लोग अनसैचुरेटेड सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनसैचुरेटेड सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद अनशेयर्ड सिस्टम, ये सही है। दूसरा के इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम, देखो ये भी बिल्कुल सही है। पॉजिटिव चार्ज कार्बन से अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो और अल्फा पे हाइड्रोजन जो है डबल बॉन्ड कार्बन से अल्काइल ग्रुप अल्फा पे हाइड्रोजन हो, रेडिकल पे से अल्काइल ग्रुप अल्फा पे हाइड्रोजन हो, इसको अनसैचुरेटेड सिस्टम बोलेंगे। इस सभी में कार्बन सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी ये जो ए भी सही है और क्या हमारा बी भी सही है, और ये सी इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो ये तो गलत है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन हो गया इसका, यानी ए और बी दोनों सही था। डी में क्या दिया, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन क्या हमारा सही हो गया। मैच द इंटरमीडिएट गिवन कॉल्यूम 1 प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर विद कॉल्यूम 2 का है ना, ये मैच द कॉल्यूम हमको करना है। तो कह रहा फिर इसमें फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन कार्बोएलाइन। ठीक है, तो देखो फ्री रेडिकल जो होता है, तो फ्री रेडिकल में कार्बन की हाइड्रोजन कौन सा होता है, sp2 होता है। और sp2 जो होता है ये क्या हमारा ट्राइगोनल क्या होगा, प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कार्बोकैटायन जो होता है ये भी क्या होता है, कोई भी कार्बोकैटायन ले, अगर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज पे है, एक एग्जांपल दो, तो इसमें भी क्या होगा sp2, और ये भी क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और अगर कार्बोएनाइन की बात करें तो कार्बन पे कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, sp3 हो गया, ये क्या हमारा टेट्राहेड्रल हो गया, कि इसकी शेप क्या हो गया, पिरामिडल हो जाएगा, अमोनिया के जैसा, क्योंकि इस पे लोन पेक्टोन हो गया, तो ये क्या हमारा अमोनिया के जैसा क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, देखो तो फ्री रेडिकल के लिए क्या हो गया, ये क्या हमारा 1 के लिए बना हमारा क्या हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, ए सही है। सेकेंड के लिए क्या हमारा कार्बोकैटायन के लिए, इसके लिए क्या हमारा ए, मतलब क्या हो गया हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। अब आता है क्या हमारा कार्बोएनाइन, कार्बोएनाइन के लिए क्या हमारा थर्ड है कार्बोएनाइन, कार्बोएनाइन के लिए क्या हो जाएगा, पिरामिडल, और लीनियर कोई ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो एक में फर्स्ट के लिए ए हो गया, सेकंड के लिए ए हो गया, और थर्ड के लिए क्या हो गया हमारा बी, यानी कि हमारा ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एसर्शन रीजन है, ऑल एसर्शन है कि ऑल कार्बन एटम, ये क्या हमारा एलिन दिया हुआ है। ठीक है, एलिन है, और एलिन में है ना, ये एलिन है, इसका नाम क्या हमारा एलिन। अब ये देखो कह रहा ऑल द कार्बन एटम CH2, कार्बन का डबल बॉन्ड क्या हमारा CH2 और sp2 हाइब्रिडाइज, कह रहा इस एलिन के सभी कार्बन के ऑप्शन क्या हमारा sp2 है। तो देखो ये तो sp2 है, सिग्मा सिग्मा डबल एक सिग्मा एक पाए, बीच वाले में क्या हमारे एक सिग्मा और पाए, तो यहाँ कितने सिग्मा हो गया 2, तो इस बीच वाले कार्बन के ऑप्शन कौन सा हो गया sp, और इसका क्या हो गया हमारा sp2। तो पहला तो ऐसे गलत हो गया कि एलिन में ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज, तो क्या हमारा, तो ये क्या हमारा रीजन कह रहा है कि ऑल मॉलिक्यूलर आइटम एलिन का ये sp2 हाइब्रिडाइज है। असर्शन है कि ऑल कार्बन एटम ऑफ द एलिन आर sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये असर्शन बिल्कुल गलत है ना। सभी आइटम के हाइड्रोजन sp2 है, सेंट्रल वाले हाइड्रोजन की कार्बन की हाइड्रोजन कौन सा है sp है, तो ये क्या असर्शन तो गलत हो गया। अब रीजन कर रहा है इन दिस मॉलिक्यूल कार्बन एटम आर अटैच टू ईच अदर बाय द डबल बॉन्ड, तो ये तो सही है कि कार्बन एक दूसरे से किस बॉन्ड से अटैच है हमारा डबल बॉन्ड से, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, ये गलत है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट, ये भी गलत है। ठीक है, बोथ ए एंड आर नॉट करेक्ट, ये भी गलत है, ए इज नॉट करेक्ट, ये तो क्या हमारा सही नहीं है, बट आर इज करेक्ट है ना। असर्शन क्या हमारा करेक्ट नहीं है, लेकिन रीजन क्या हमारा आर जो है क्या हमारा ये क्या हमारा करेक्ट है, तो क्या हमारा डी ऑप्शन चलेगा। ठीक है, देखो कंसिडर द फॉलोइंग केसेज, कंसिडर द फॉलोइंग केसेज, r1 इज द रेडियस ऑफ हीलियम आयन इन सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, तो यही लगा देता हूं मैं केस, देखो ठीक है, रेडियस मतलब त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या सेकेंड ऑर्बिट, द्वितीय बोर कक्ष में त्रिज्या
ठीक है, हीलियम आयन के लिए। और यहाँ पर R2 क्या है, R सेकंड क्या है, हीलियम आयन के लिए थर्ड ऑर्बिट में, यानी कि n=2 में यहाँ लिखता जाता हूँ। देखिए यहाँ पर हीलियम हीलियम और एक लिथियम है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर Z का वैल्यू कितना होगा, Z का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा, और सेकेंड ऑर्बिट है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेडियस आप फाइंड आउट करोगे, और यहाँ पर इसके लिए फाइंड आउट करोगे तो हीलियम आयन के लिए क्या हो जाएगा, हीलियम आयन के लिए Z का वैल्यू 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखिए R थर्ड में, देखिए R थर्ड में क्या है, रेडियस ऑफ द Li3+, तो Li3+ के लिए Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ ऑर्बिट है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है भाई, रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, अगर हम एंगस्ट्रम में लेते हैं तो 0.529 n²/z, ये हमारे पास जो है वो रेडियस का फॉर्मूला है। तो सबका वैल्यू जब आप पुट करोगे इसमें, यहां पर करेंगे एक बार, मान लो ये R1 के लिए हो जाएगा, तो R1 के लिए आप क्या करोगे बताओ, n का वैल्यू 2 पुट करोगे और z का वैल्यू 2 करोगे, ठीक है। दूसरा केस आप लोगे यहां पर कितना, n का वैल्यू, सेकंड केस के लिए कितना करना पड़ेगा, n का वैल्यू, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 3 और हीलियम है तो z का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। और थर्ड केस में क्या करना पड़ेगा, थर्ड केस में n का वैल्यू कितना है, 4 है, और z का वैल्यू कितना है, 3 है। तो जब सब आप सॉर्ट आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, D। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, डन। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास जो है कितना आ जाएगा, 77। तो 77 का आंसर जो है वो हो जाएगा कौन सा, D। निकाल के देख सकते हैं आप चाहो तो, ठीक है, किसी का भी निकाल करके आप देख सकते हैं, आप कैलकुलेट करके आप इसको देखेंगे तो आपका जो है वो आंसर, गिवन आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। क्वेश्चन नंबर 78 में अ बेस बॉल ऑफ 0.200 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। इफ इट्स पोजीशन इज लोकेटेड विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 500 नैनोमीटर, मतलब पोजीशन में जो है अनसर्टेनिटी आ गई, कितना आ गया पोजीशन में अनसर्टेनिटी, डेल्टा एक्स, ठीक है। कितना है हमारे पास, 500 नैनोमीटर में है तो 10⁻⁻ कितना कर लेंगे, 9 कर लेंगे, ठीक है भाई। अब हमें निकालना है जो है वो अनसर्टेन इन द मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम में जो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है हमें अप्लाई करना है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा एक्स, ठीक है, और चेंज अनसर्टेन इन द मोमेंटम यानी कि डेल पी, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना, h अपॉन होता है कितना, 4π, ये आपको पता है, ठीक है। अब ये तो है फॉर्मूला, और न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, जब इसको बराबर कर देते हैं ना, तो अब देखिए डेल्टा एक्स कितना है और डेल्टा पी जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है कि ये 0.200 kg के लिए क्या है, मीटर पर सेकंड दे रखा है, कोई नहीं, हमें तो क्या निकालना है, सीधा सीधा जो है वहां पर कितना आ जाएगा, हमें जो है वो निकालना है किसमें, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि मोमेंटम जो है वो निकालना है अनसर्टेनिटी। तो डेल्टा पी जो है वो मेरे पास हो जाएगा h/4π, ठीक है, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 होता है, ठीक है। पाई का वैल्यू पता है, x हमारे पास कितना है, 500 इंटू 10⁻⁻ जो है वो 9 है, तो हम करेंगे 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14, और डेल एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 इंटू 10⁻⁻9, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर जूल में है तो मीटर में ले लेंगे हम यहाँ पर। इसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, पहले वाला आपका आंसर आ जाता है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में, द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इंक्रीज बाय 1%, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन जूल, ठीक है, ये हमें निकालना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं अपन यहाँ पर, इसको देखिए, हमें पता है कि जो लेमडा होता है, लेमडा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है ये होता है, अगर मैं सीधा सीधा बोल दूं तो है वो रूट काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है, रूट काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए मैं कर दूँ लेमडा 1, ये होगा K1, ठीक है। तो मैं कर दूंगा KE1 जो है वो हो जाएगा, बोल दो यार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/λ1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1/λ1 का स्क्वायर, ठीक है। अब लेमडा 2 में आप कितना जो है वो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, देखो जरा कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं आप, जो है क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज बाय 1%, यानी कि जो लेमडा 2 है, ध्यान देना, जो लेमडा 2 आपका होगा, जो लेमडा 2 आपका होगा वो क्या हो जाएगा,
लेमडा 2 आपका हो जाएगा, लेमडा 2 जो हो जाएगा वो लेमडा 1 में आपको इंक्रीमेंट किया है कितना 1% की 1/100 लेमडा 1 का इंक्रीमेंट आपने जो है वो किया है। तो आपका जो लेमडा 2 हो जाएगा वो लेमडा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो लेमडा 1 कॉमन यहाँ पर कितना हो जाएगा 101 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये हमारे पास लेमडा 2 का जो है वो क्या आ जाएगा, लेमडा 2 का जो है वो वैल्यू आ जाएगा। आ गया ना, लेमडा 2 का वैल्यू कितना आ गया। ठीक है, लेमडा 1 जो है कितना हो जाएगा 1 लेमडा 1 सीधा लिख दिया मैंने, इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं काइनेटिक एनर्जी E2 रख सकता हूँ कितना, जैसे मैंने किया था ना 1/λ1², तो मैं क्या करूँगा 1/λ क्या करूँगा 2 का स्क्वायर करूँगा। तो बताओ क्या क्या आ जाएगा, तो लेमडा 2 का स्क्वायर करूँगा तो मैं क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कितना 101/100 जो है वो लेमडा 1 का जो है ये होल स्क्वायर, और इसको मैं कर दूंगा किसमें 1/, में। ये देखो ये हमारे पास हो गया कितना, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2 आ गया। ठीक है, अब इसको जो है वो काइनेटिक एनर्जी को आप यहाँ पर जो है वो शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी सीधा वैल्यू रख दो, तो अब डेल्टा ई हमें निकालना है। जब डेल्टा ई निकालोगे तो ये हो जाएगा KE2 माइनस KE1, तो जो है वो 0.2 जो है वो आएगा, परसेंटेज में जो है वो 2% में करेगा। ठीक है, और जो है वो डिक्रीमेंट का साइन वहां पर जो है वो डिक्रीमेंट आएगा, तो जो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा हो जाएगा डी। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा शॉर्ट आउट करोगे, मैंने बता दिया समझ लो एक बार, लेमडा 1 रखा, KE1 को क्या 1/λ1। ठीक है, लेमडा 2 कितना हो जाएगा, देखो कितना परसेंट हो रहा है, लेमडा प्लस 1/λ1 का कितना 1%, इसको अब शॉर्ट आउट करेंगे लेमडा 101। ठीक है, अब इसको जो है KE2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/λ2 लिख सकता हूँ बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान देना ये अलग है ये अलग है। ठीक है ना, ये अलग पॉइंट है, मिक्स मत कर देना, ये लिखा है मैंने यहाँ पर देखो ये वाला है ना, ये है हमारे पास किसका, ये है KE2 का वैल्यू, कितना है KE2 का वैल्यू। अब KE2 डेल्टा ई करोगे तो KE2 और यहाँ पर कितना है हमारे पास KE1। ठीक है, जब करोगे तो आप कंडीशंस में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कंडीशन में आ जाएगा जो है वो ये जो है वो कौन सा आ जाएगा 2% जो है वो डिक्रीमेंट के टर्म्स में अंतर आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, चलिए अब देखिए, वाइल मूविंग along first group top to bottom atomic radius और ionic radius in, ठीक है, increases, ठीक है, which factor is predominant to decide the variation। अब सीधी सीधी बात है कि अगर हमें टॉप टू बॉटम स्टडी करना है, जैसे मान लो मेरे पास फर्स्ट ग्रुप है, लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, ठीक है, रूबिडियम है, सीजियम है, और मेरे पास क्या है फ्रेंशियम। फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब देखिए हम बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर जो है वो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। क्या होता है बेटा जी, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है तो साइज भी क्या होता है इंक्रीज होता है, साइज भी इंक्रीज होता है। तो अब देखो नंबर ऑफ सेल किससे रिलेटेड है, हमें पता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स रिलेटेड है वो क्या हो रहा है कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे बाहर का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, आउटर मोस्ट क्वांटम नंबर होता है, सबसे बाहर का सबसे हाईएस्ट, वही उसका क्या होता है पीरियड होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। यहाँ देख लीजिए 3s1 होगा, ये 2s1 होगा, ये 3s1 होगा, ये 4s1 होगा। तो n का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 2, या n का वैल्यू आउटर सेल का 3, यहाँ पर n का वैल्यू कितना 4, यहाँ पर n का वैल्यू कितना 5, और यहाँ पर n का वैल्यू कितना 6। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, पता नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ सेल किससे रिलेटेड है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, साइज और शेप ऑफ द ऑर्बिट। याद करो शेप ऑफ द ऑर्बिटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका गिवन आंसर जो है वो आ जाएगा। समझा दिया मैंने कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट सम अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टेड एट अ गोल्ड फॉइल आर स्कैटर्ड, ठीक है, बैकवर्ड एट एंगल्स larger than 90 डिग्री, रदरफोर्ड was able to conclude that, ठीक है। अब देखिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का ये तो कंक्लूजन हमने निकाले कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर कंटिन्यू द स्ट्रेट पाथ, दैट मींस मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है। और सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय जो है वो स्मॉल एंगल्स, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जो थ्रोन बैक होता है बहुत वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वापस आ रहे हैं। इसका मतलब जो है पॉजिटिव चार्ज, देखो वहां पर क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन दैट सम अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या है कि एटम के अंदर जो है वो सेंटर में एक पॉजिटिव रीजन प्रेजेंट है, पार्टिकल नहीं
रीजन, ठीक है ना, पार्ट, ठीक है। और उस पार्ट को हमने क्या बोला है, उस पार्ट को हमने बोला है क्या, न्यूक्लियस बोला है, ठीक है, जिसका साइज जो है वो एटम के साइज में कंपैरेटिवली जो है वो लो होता है। तो यहाँ पर जो है द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एटम्स ऑक्यूपाई अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम, इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया बेटा इसको, न्यूक्लियस। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो 81 का आंसर जो है वो आपका कितना हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 82 जो है हम यहाँ पर जो है वो ले लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लैक बॉडी। देखिए पहले बात तो ब्लैक बॉडी होता क्या है, ब्लैक बॉडी सीधी सीधी बात है, हमने केमिस्ट्री में जो है फिजिक्स में अपने पढ़ा होगा कि ब्लैक बॉडी जो है वो सभी प्रकार के रेडिएशन को इमिट भी कर सकता है और जो है वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ठीक है। ये डेफिनेशन पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, the ideal body which emits and absorb all frequencies is called a black body, बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट ये करेक्ट है, मैंने कहा ना सभी प्रकार की एनर्जीज को वो जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है या इमिट कर सकती है, ठीक है। द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इमिटेड रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर, बिल्कुल, ठीक है। देखिए भाई, जब हम जो है लाइट का, आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा हुआ कि लैम्डा का शिफ्टिंग होता है इंटेंसिटी के साथ, ठीक है, इंटेंसिटी के साथ लैम्डा का शिफ्टिंग होता है। तो यहाँ पर जो उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, किसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये जो है इस पर डिपेंड कर रहा है, अब डिपेंड कर रहा है तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड ऑब्जेक्शन क्या है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द रेडिएशन इमिटेड गोज फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, बिल्कुल सही अभी बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है अगर हम वहाँ पर फ्रीक्वेंसी में, ठीक है ना, उसका फ्रीक्वेंसी जो होगा और उस पर टेम्परेचर में अगर हम जो है वो करते हैं, रिलेशन लाते हैं, तो वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सीधी सी बात है, आप देखिए टेम्परेचर मान लो T1 है और टेम्परेचर मान लो कितना है, T2 है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मान लो कितना है। तो मैंने क्या बोला कि अगर लोअर टेम्परेचर होगा तो न्यू1 का मान भी क्या होगा, लोअर होगा या लीस्ट वैल्यू होगा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और अब जब आपने T2 बढ़ा दिया, मतलब T1 ग्रेटर देन T2 है, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो क्या आएगा बेटा जी, न्यू2 आएगा और उसका वो ज्यादा होगा, मतलब लोअर टू किधर हुआ, शिफ्ट हाई वन। तो ये तो लिखा हुआ है द रेडिएशन इमिटेड, मतलब जो एनर्जी आएगा गोज फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी एज ए टेम्परेचर इंक्रीजेज, लोअर से हाई मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड भी करता है, सभी प्रकार का रेडिएशन भी करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका जो है वो आंसर हो जाएगा 82 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज जो है वो हैव वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड जो है वो लैम्डा 2 रेस्पेक्टिवली, देन लैम्डा 1, ठीक है, अपॉन लैम्डा 2 क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। देखिए लाइमन सीरीज, ठीक है, तो जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज के लिए, ठीक है, ये क्या होता है, n1 का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, और सीरीज के लिए n1 का वैल्यू फिक्स होती है, आपको जानते हो। लाइमन के लिए 1 होता है, बाल्मर के लिए जो है वो कितना होता है, 2 होता है, फिर लाइमर बामर पार्सन ब्रैकेट पी फंड और हम पूरी सीरीज तक हम जाते हैं। तो लाइमन के लिए कितना हो गया भाई साहब, लाइमन के लिए कितना हो गया, कौन सा, n1 का वैल्यू 1। अब कौन सी लाइन के लिए पूछा है उसने, लाइमन की कौन सी लाइन, फर्स्ट लाइन। तो देखिए अब n2 के लिए हम वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5। तो फर्स्ट लाइन हमें लेना है, यहाँ पर क्या लेना है हमें, कहाँ तक ले सकते हैं, ये भी कहाँ तक ले सकते हैं, अप टू इनफाइनाइट ले सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन लेना है हमें लाइमन सीरीज का। तो फर्स्ट लाइन अगर हम लाइमन सीरीज लेंगे तो वो हो जाएगा कौन सा, 2 का वैल्यू। यानी कि अगर मैं लाइमन के लिए निकालता हूं तो 1/λ अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा RH, ठीक है, RH रेडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा जो है, क्योंकि यहाँ पर Z पर्टिकुलर दिया नहीं है तो हम एक कोई भी एटम लेकर के कर सकते हैं, एटम लेकर के कर सकते हैं, वो हमने ले लिया हाइड्रोजन मान लो। तो Z² से मल्टीप्लाई करने का कोई जो है हमारे पास पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/n1² माइनस क्या हो जाएगा, 1/n2², ठीक है। तो अब मैं लाइमन के लिए निकाल रहा हूँ, पहले ध्यान देना, ठीक है। मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा रिमार्क कर देता हूँ, किसके लिए निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, लाइमन के लिए निकाल रहा हूँ, किसके लिए, लाइमन के लिए निकाल रहा हूँ। तो 1/λ जो है वो आ जाएगा RH, ध्यान देना। यहाँ पर देखिए n1 का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट लाइन है तो n का वैल्यू मैंने क्या बताया, 2 रखना पड़ेगा। जब 2 रखना पड़ेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/λ RH इंटू कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। तो λ1 जो मेरे पास आ जाएगा,
लेमडा 1 जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 4/3RH। ध्यान देना भाई, ठीक है, ये हमारे पास लेमडा 1 के वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली जो है हम क्या करेंगे, लेमडा 2 का वैल्यू भी जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब लेमडा 2 से क्या बोला है, कहां पर निकालना है, बामर सीरीज, ठीक है ना, कौन सी लाइन, सेकंड लाइन, ध्यान देना भाई, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज है, इसका मतलब सबसे पहले तो हमें बामर सीरीज के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि बामर सीरीज के लिए n1 का वैल्यू जो होता है, बामर सीरीज के लिए बोल दो भाई, बामर सीरीज के लिए n1 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, जो कि विजिबल में होता है n1 का वैल्यू, फिक्स है ना भाई, ठीक है ना। चलो अब उससे कौन सी लाइन पूछिए, अच्छा n2 का वैल्यू देख लो, यहाँ पर कितना 3 हो सकता है, 4, 5, 6 और कहां तक हो सकता है, अप टू इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला है, उसे बोला है यहाँ पर कौन सी लाइन बोली है, सेकंड लाइन। तो देखिए भाई, ये फर्स्ट लाइन हो गया और ये हो गया कौन सा, सेकंड लाइन, यानी कि n2 का वैल्यू हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा कितना, 4 रखना पड़ेगा। तो 4 रखना पड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, लेमडा 2 इक्वल टू आ जाएगा RH इंटू कितना हो जाएगा भाई, बोल दो। अब देखो 1/n1 स्क्वायर, तो 1/n1 स्क्वायर का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। n1 का वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा मुझे, n2 का वैल्यू 4 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 का जो स्क्वायर करूंगा तो वो हो जाएगा कितना मेरे पास जो है, वो हो जाएगा 16, ठीक है। अब मैं इसको सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, तो जो है वो 1 जो है बाय लेमडा 2 जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16 और कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1 बाय लेमडा 3RH बाय कितना हो जाएगा 16। ये मेरे पास आ गया कितना जो है 1 बाय जो है वो कितना, किसका वैल्यू आ गया, ये मेरे पास आ गया 1 बाय लेमडा 2 का वैल्यू, ठीक है। अब लेमडा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा 2 का 1 बाय लेमडा 2 का वैल्यू आया है, तो 16 बाय कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 3RH, देख लो, ठीक है। अब देखिए मेरे पास लेमडा 1 का वैल्यू आ गया, मेरे पास लेमडा 2 का वैल्यू आ गया, तो मैं क्या करूंगा, लेमडा 1 बाय लेमडा 2 वैल्यू पूछा है उसने, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखो इधर ध्यान से। तो अब देखिए यहाँ पर लेमडा 1 कितना है आपके पास, 4/3RH, ठीक है, इनटू, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास लेमडा 2, ठीक है। तो 3RH बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 16, RH से RH कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 जो है वो आ जाएगा 4/16, और इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कितना, 1 जो है वो 1/4, यानी कि आपका जो है 83 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, डी वाला आंसर, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन ले लेते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 84 में, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब्ड बाय द 3 क्वांटम नंबर्स विल हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में जो है वो आपको जो है वो करेक्शन करवाया होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर ई तो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको अगर करवाया होगा तो ये तो डिसाइड कर लेंगे सब मिलके कि इसको जो है वो आपको बोनस करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर आपको करवाया होगा, इसको जो है वो कितना करवाया होगा, आपको यहाँ पर जो है वो ए करवाया होगा, और यहाँ पर देखिए एन जो है वो आपको बी में जो है वो 1 करवाया होगा, ठीक है ना, कितना करवाया होगा, आपको 1 करवाया होगा। अगर ऐसा करेक्शन आपको करवाया है तो इस क्वेश्चन की जो मार्किंग होगी, अदरवाइज जो है वो मार्किंग का हम इसको, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक का जो है वो यहाँ पर एरर जो है वो आ गया। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कि इन अ इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब बाय 3 क्वांटम नंबर्स विल हैव सेम एनर्जी, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब मैंने क्या कर दिया, 0 को मत सोचो, यहाँ पर मैंने क्या बोला 1 कर दिया, तो n इक्वल टू 2 है और l इक्वल टू कितना है 1 है, यानी कि ये हो जाएगा कौन सा 2p, m का वैल्यू जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है सेम एनर्जी, अब एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं, एनर्जी डिसाइड करते हैं किससे, n प्लस l से। तो यहाँ देखिए n का वैल्यू 2 है और ठीक है, और l का वैल्यू भी कितना है 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2p हो जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो क्या होता है, वो ओरिएंटेशन यानी कि कक्षों का अभिविन्यास शो करता है, और जो सब सेल की ऊर्जा जो हम ज्ञात करते हैं, ठीक है, किससे ज्ञात करते हैं, वो हम ज्ञात करते हैं जो है कक्ष की ऊर्जा किससे, n प्लस l से, किससे n प्लस l से। लेकिन जो सब सेल का, जैसे मान लो 2p है 2p दोनों है, तो क्या हो जाएगा n प्लस l का वैल्यू सेम है, तो एनर्जी क्या रहेगा हमारे पास, सेम रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कौन सा 3d आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है ना 1s 2s 2p 3s 3p
4s, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है हम ऑर्बिटल क्या करते हैं, सबको जो है वो अरेंज करते हैं, आगे भी अरेंज करते हैं। 7p तक आपने पढ़ा होगा n+l में, हब प्रिंसिपल में, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास जो है अगर ये करेक्शन हुआ है, सुन लो ध्यान से, ठीक है। तो n=2, l=0 अगर 1 करवाया है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जो है वो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, जो है वो बी एंड सी, क्योंकि ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता उसमें, तो ई जो प्रिंटिंग ऑलरेडी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो पॉइंट हमारे पास जो है वो हो जाएगा, ठीक है, डन। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 84 में आंसर आपको दिया जाएगा। अगर ये करेक्शन है तो सी दिया जाएगा, अगर ये करेक्शन, क्योंकि आप प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। According to the Bohr orbit or Bohr's theory, the angular momentum of an electron in fifth orbit is, ठीक है। According to Bohr's theory, the angular momentum of an electron in fifth orbit is, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या जो है वो देखना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम याद करो, mvr होता है, mvr होता है nh/2π, ठीक है। mvr nh/2π। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है nh कितना होता है, 2π होता है, ठीक है। तो mvr जो है वो आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा कितना, 5, ठीक है। n का वैल्यू 5 आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, h, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2π आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर जो है वो 2π आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 h/ जो है वो क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है वो आंसर हो जाएगा जो है वो कितना, डी। 85 का आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए, द फिगर दैट इज नॉट डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ एटम, मतलब ये इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो क्वांटम नेचर मतलब जो आपको पता है कि जो है वो लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है और जो है वो वेव नेचर भी होता है, और उन जो एनर्जी पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटम, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर कौन कौन सी चीजें जो है हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, ये तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या आता है, स्पेक्ट्रम में जो है वो लैम्डा भी रहता है और हमारे पास न्यू भी रहता है और एनर्जी का टर्म्स भी है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लैम्डा जो है इंक्रीज हो रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एनर्जी गैप जो है उसमें वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो पूरा ब्लैक होना चाहिए था, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, देखो ये भी ये देखो, ये किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, H न्यू इक्वल टू H न्यू नॉड प्लस कार्यफलन 5 वर्क फंक्शन कार्यफलन, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम क्या बोलते हैं कि साहब जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होती है। याद करो, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंसी, ये वाले पॉइंट क्या डिनोट करते हैं, ये वाले पॉइंट जो है ये डिनोट करते हैं किसको, क्या डिनोट करते हैं, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, उसकी देहली आवर्ती को जो है वो डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रूबिडियम है, पोटेशियम है, और जो है वो क्या है हमारे पास, ठीक है। तो रूबिडियम में क्या हो जाएगा, आईपी कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, तो उसकी देहली ऊर्जा जो है वो कम होगी। इधर ऊर्जा जो है वो क्या हो रहा है, इसका जो है वो आवर्ती बढ़ रहा है। अब आवर्ती बढ़ रहा है तो यहाँ देखिए इस प्रकार का जो है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आता है ना, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रूबिडियम, ठीक है, और क्या है सीजियम। तो सबसे ज्यादा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, वो कौन करता है, सीजियम करता है कि नहीं करता है, करता है ना, ठीक है ना, इस फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है, अल्कली मेटल्स में। तो ये भी हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये भी उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखिए ये जो इंटरनल एनर्जी है ऑर्गन का, अब देखो हमने पढ़ा है कि जो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स अगर हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो या तो 3/2 RT के टर्म्स में लिख लो, ठीक है, या फिर हम लिख लो किसके 3/2 जो है वो KT बोल्टजमान के कांस्टेंट में आपने दोनों जो है वो एनर्जी पढ़ा है, एक मोल के लिए और एक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो ये जो है इसका कोई लेना देना नहीं है, किससे हमारे पास किससे लेना देना नहीं है, कि ये जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो है, और टेम्परेचर जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना गैसों की, वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और इसका जो है क्वांटाइजेशन से कुछ भी लफड़ा नहीं, यानी कि जो है वो हमारे पास जो है वो 86 का आंसर हो जाएगा। उसके क्या पूछा, नॉट डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी मैंने कहा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो न्यू होता है मैक्सिमम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, और न्यू जो है वो क्या है, न्यू जो है वो होता है C/λ के टर्म्स में भी आता है, यानी कि ये रिलेशन तो जो है वो आता है। और इंटेंसिटी में ध्यान रखना, देखो ये देखो मैंने कहा था ना कि आप टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है ना, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पर देखिए लैम्डा क्या हो रहा है, पहले इसका देखो आ रहा है ना रिलेशन इनवर्स, तो क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर से जो है वो, यानी कि ये भी रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है, यानी कि सी जो है वो आपका रिलेटेड नहीं है किससे,
क्वांटम नेचर ऑफ द एटम से कोई रिलेशन इसका नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा 86 का आंसर हो जाएगा कौन सा आपका 6 जो है वो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं किस पर, द साइज ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्लोरीन ऑर्गन एंड कैल्शियम इज अफेक्टेड बाय। ठीक है, द साइज ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्लोरीन ऑर्गन एंड कैल्शियम इज अफेक्टेड बाय। देखिए यहाँ पर आपने गौर करने वाली बात क्या है, ऑप्शन पढ़िए, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या शो करता है, साइज जो है वो शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, क्या करता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन द आउटर ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिससे शिल्डिंग कांस्टेंट से, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन जो आपको पता होगा, देखो हमारे पास क्या है, तो अब प्रिंसिपल क्वांटम जो है वो नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा जो है वो हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि Cl माइनस है, यहाँ पर Ar क्या है और यहाँ पर क्या है Cu2+ है, ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, आई कि नहीं आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो साइज का आएगा जो है वो Ca2+ का जो साइज है वो जो है वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ पर क्लोरीन और आर्गन के टर्म्स में हम ले लेंगे, आर्गन तो जो है वो वान डेर वाल रेडियस के टर्म्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो फैक्टर आ रहा है वो साइज का फैक्टर आ रहा है, और साइज का फैक्टर रिलेटेड किससे होता है, न्यूक्लियर चार्ज से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास हो जाएगा कौन सा आंसर आ जाएगा, कौन सा हमारे पास 87 में आंसर आ जाएगा, कौन सा डी जो है वो आंसर आ जाएगा। एक और होता है इसका, जैसे मान लो अगर आपको निकालना हो ना पहले कभी, तो N3 जैसे मान लो आपके पास है और आपके पास क्या होता है O2- होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और प्रोटॉन कितना है हमारे पास, इसमें जो है वो 7 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 8 है। ठीक है, तो Z/E का जो है हम यहाँ पर जो है वो निकाल लेते हैं, वो उससे भी जो है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, Z/E का रिलेशन निकाल करके आपने जो उससे भी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ जो है, ठीक है, तो यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पूरा जो है इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पर क्या है इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर हमें करना क्या होगा, यहाँ पर भी सिंपल सा पॉइंट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, कि फॉस्फोरिक एसिड को जो है हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड क्या काम करेगा, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालेंगे नाइट्रिक एसिड, क्या डालेंगे बेटा इसमें हम नाइट्रिक एसिड डालेंगे, तो जो है वो रिएक्शन किस प्रकार का होगा वो देख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अब उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। ठीक है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको यहाँ पर लिया और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे लाइक HNO3 डाला मान लो। ठीक है, क्या डाला आपने HNO3 डाला। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तो यहाँ पर जो कार्बन है वो तो चला जाता है किसमें CO2 में, हाइड्रोजन चला जाता है किसमें चला जाता है, वो चला जाता है किसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास किसमें चला जाता है H2 में। ठीक है, और जो है वो जो फॉस्फोरस है वो जाता है किसमें H3PO4 में, किसमें जाता है H3PO4 में। और इस H3PO4 में जब हम जो है वो क्या मिलाते हैं, अमोनियम मल्टीबाइट मिलाते हैं। ठीक है, क्या मिलाएंगे हम यहाँ पर इसमें मिलाएंगे NH, ठीक है ना 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा NH4 ट्वाइस। ठीक है, MOO4। ठीक है, ये मिलाते हैं अमोनियम मल्टीबाइट मिलाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फिर ये जो है ये जा करके जो है किसमें हमारे पास जो है यहाँ पर जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये हमारे पास NH4, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें NH4। ठीक है ना, जो है वो हमारे पास 3PO4। ठीक है, डॉट हमारे पास आ जाएगा कितना, यहाँ पर पूरा जो है ये आ जाएगा 12MO जो है वो O3 में। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट भी बनते हैं, ये इस प्रकार का जो है वो वहाँ पर हो जाता है। मतलब हमारा काम तो इससे निकल गया ना कि यहाँ पर जो है वो अर्थ तो जो है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट होता है। फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए अब तीसरा हमारे पास क्या है, जो है हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ देखिए जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड ऑन ऑक्सीडेशन फॉस्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इज प्रिसिपिटेट एज ए Mg2P2 बाय एडिंग मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशियम। ठीक है,
मैग्नीशियम मिक्सचर। अब मैग्नीशियम मिक्सचर का भी रिएक्शन जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस प्रकार का रिएक्शन होता है, वो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, याद करने वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा रिमाइंडर रखना पड़ता है क्वेश्चन को। थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, इसको छोटा करके कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेसिपिटेट एज ए Mg2P2O। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ, MgCl2, ठीक है ना। तो MgCl2 क्या है, MgCl2 प्लस जो है वो NH4Cl, ये होता है हमारे पास क्या, ठीक है, मैग्नीशिया जो है मिक्सचर। इसमें जो है थोड़ा सा अमोनिया भी होता है, ठीक है, थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में क्या होता है, इसमें अमोनिया भी होता है, ऐसा NH4Cl। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कौन सा, मैग्नीशिया मिक्सचर। अब इस मैग्नीशिया मिक्सचर की प्रेजेंट में क्या बोल रहा है कि फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, प्रेसिपिटेट जो है एज ए Mg। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास इस पर इसकी प्रेजेंस में ध्यान देना जो है वो H3PO4 जो कहाँ से बना था, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना था, जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है, उससे बना था ये। ठीक है, अब उस कंडीशंस में हमारे पास जो है, जब इसमें से हम इसको पास करते हैं इस वाले मिक्सचर में से, तो देखिए रिएक्शन हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो MgNH4 और ये बन जाएगा हमारे पास क्या, PO4। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम अमोनियम और फॉस्फेट। अब मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को जब आप ये गर्म करते हैं तो ये जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये हमारे पास हो जाता है किसमें, किसमें बेटा जी, Mg2P2 और किसमें बेटा जी, O7 में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। अब कुल मिला के बात क्या है कि साहब फॉस्फोरिक एसिड ऑक्सीडेशन से क्या बना रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड बनता है, ये भी क्लियर हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस ऑक्सीडेशन फॉस्फोरस प्रेजेंट, और आगे अगर हम रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम मिक्सचर से तो उस कंडीशन में आपने पी ब्लॉक जो सब रखा होगा उसमें जो है मेटलर्जी में, उसमें ऑर्गेनिक, इसमें केमिस्ट्री के, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, Mg2P2O7 बाई एडिशन जो है वो मैग्नीशिया मिक्सचर। ठीक है, अब देखिए जो केरियस मेथड, केरियस ट्यूब इज यूज्ड टू द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बराबर है। जो केरियस जो मेथड होता है, केरियस मेथड, वो किस किस के लिए होता है, वो सल्फर के लिए होता है, ध्यान रखो। वो किसके लिए होता है, वो हेलोजन के लिए भी होता है, क्लोरीन के लिए, ठीक है ना, और वो फॉस्फोरस के लिए भी होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास केरियस मेथड भी यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए वो क्या हो रहा है कि केरियस मेथड यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये तो गलत है भाई, और उसे यही पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मैंने आपको इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में क्यों बताया है, क्योंकि थोड़ा सा रिमाइंडर रखने वाला रिएक्शन से, तो थोड़ा जो है उसको आप ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो हम ले लेते हैं 90। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, जेल्डाल मेथड इज एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन पायरिडीन, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। ठीक है, देखिए जेल्डाल मेथड नाइट्रोजन जो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होता है ना उसके लिए वो यूज होता है जेल्डाल मेथड, लेकिन यहाँ पर जो पायरिडीन है उसमें जो नाइट्रोजन है वो रिंग में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है बेटा जी, वो पायरिडीन जो है वो किसमें, पायरिडीन में जो है नाइट्रोजन जो है वो रिंग में प्रेजेंट है, और रिंग वाले कंपाउंड के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि स्टेटमेंट जो है ये तो हो जाएगा आपका कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट में जो है ये चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पॉइंट जो है कौन सा है, क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, जो स्टेटमेंट जो है वो सेकंड क्या है, स्टेटमेंट द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन पायरिडीन कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट इन जेल्डाल मेथड। ठीक है, यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये भी जो है वो गलत होगा। मैंने अब कहा ना कि नाइट्रोजन जो है अगर रिंग में प्रेजेंट है तो वहाँ पर ये मेथड काम नहीं आता, यानी कि बोथ जो है वो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर